नमस्कार। मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करेंगे फिक्स्ड इनकम से मिलने वाले बेहतर रिटर्न्स की। दरअसल आज के बढ़ते खर्चों के दौर में निवेशक जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे विकल्प की तलाश में रहते हैं जो स्टेबल और लगातार उन्हें रिटर्न दे सके। कुछ सरकारी योजनाओं के साथ साथ फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स भी इस जरूरत को पूरा करते हैं और ये फंड मुख्य रूप से सरकारी सिक्योरिटीज, कॉरपोरेट बॉन्ड, डिबेंचर और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं और इनके जरिए निवेशकों को उन सिक्योरिटीज से मिलने वाले नियमित ब्याज के रूप में एक फिक्स इनकम आय मिलती रहती है और इसलिए इन्हें डेट फंड भी कहा जाता है। ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और अपने निवेश में स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं धनंजय बंठिया जी जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं पंकज मठपाल जी जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। शुरुआत धनंजय मैं आपसे करना चाहूँगा और जैसा कि हमने कहा कि वैसे निवेशक जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक ऑप्शन है। ऐसे में क्या है ये स्कीम और इस तरह से जो फिक्स्ड इनकम है और किस तरह से जो निवेशक हैं वो बिना किसी रिस्क के उन्हें एक आजीवन या कहें जब तक वो निवेश करते हैं एक फिक्स्ड इनकम उन्हें मिलती रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जैसे आपने कहा कि जब भी हम कोई निवेशक से बात करते हैं, हर एक निवेशक जब पैसा अपना निवेश करता है उसके कुछ गोल्स होते हैं, उसके कुछ रिस्क एपिटाइट होते हैं। उसी हिसाब से उनको सजेस्ट किया जाता है कि उन्हें पैसा अपना कहाँ लगाना चाहिए। क्योंकि जब आज हम चर्चा फिक्स इनकम पे कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कहते हैं कि हमको मार्केट का जोखिम नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी जो इनकम है उसमें स्थिरता मेंटेन रहे। तो क्या क्या हमारे पास विकल्प है? तो अभी एज अ निवेशक अब डिपेंड करता है कि आप कौन से सिनारियो में हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिकली अगर बात करें सीनियर सिटीजन, जनरली वो इस तरफ ज्यादा यील्डेड होते हैं कि मेरे को थोड़ा ऐसा रिटर्न चाहिए जहां पर उतार चढ़ाव कम हो। तो जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, वहां पर आपको 8.2% का जो है ना 5 साल का रिटर्न डिफाइन होता है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट के हिसाब से जो है, अगर फॉर एग्जांपल अभी हम जो सिनारियो देखते हैं, अगर अभी 8.2% चल रहा है तो ये रीसेट होता रहता है। लेकिन आपने जो आज एंट्री की है 8.2 में, ये आपके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ओके। अगर आज से 6 महीने बाद कोई और नया एंटर करता है तो उसमें वो चेंज हो जाता है, लेकिन जिसने आज डाला है उसके लिए वो फिक्स रहते हैं। सेकंड हो गया अपना पोस्ट ऑफिस एमआईएस, जहां पर कि आपको 7.4% का रिटर्न जो है ऑफर किया जाता है। अगेन इसकी ड्यूरेशन 5 साल की रहती है। तो एज अ निवेशक आपको डिसाइड करना है कि अभी जो आपके खर्चे हैं और अभी जो आपको ये इंटरेस्ट रेट आ रहा है, क्या ये ब्याज काफी है आपके करंट खर्चे कवर करने में? तो ऑप्शन बहुत है, आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट एक ऑप्शन है जहां पर आपको इंटरेस्ट फिक्स डिफाइन होता है। डिपॉजिट भी, एफडी भी है। फिक्स डिपॉजिट हो गया, पोस्टल डिपॉजिट भी होते हैं, वहां पर भी डिफाइन होते हैं। और जैसे आपने कहा कि म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो फिक्स इनकम में डालते हैं। बट आसपास जो सेबी का सर्कुलर है और गाइडलाइंस वो कहते हैं कि वहां पर ये फिक्स और गारंटीड वर्ड यूज नहीं होता है। इट इज ओके। सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, क्योंकि जो मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं, बॉन्ड मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उससे उसकी थोड़ी सी प्राइसिंग ऊपर नीचे होती है। तो एज अ निवेशक आप अपना रिस्क एपिटाइट देखिए, अपने गोल्स देखिए, उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कीजिएगा। तो आपको हेल्प करेगा एक टाइमली रिटर्न भी पाए और उसमें कंसिस्टेंसी भी रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पंकज जी, आपका मैं रुख करना चाहूँगा और जैसा कि धनंजय जी ने कहा कि आपको निवेश करने से पहले आप सोचिए कि किस तरह का आपका फाइनेंशियल गोल है, फिर आप उसके बाद इस तरह की चीज़ों में निवेश कीजिए। उन्होंने कहा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन हम जानते हैं कि आज का युवा वो चाहता है, उनके पास पैसे हैं और वो चाहते हैं कि जब वो एक सर्टेन एज पे वो पहुंच जाएं तो उनके बाद भी उनके जो इनकम्स हैं वो आती रहे, उनके पास पैसे आते रहें। ऐसे में गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं ही, उनके अलावा जैसा कि हमने कहा कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें कि आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकें वो कौन कौन से ऐसे फंड्स हो सकते हैं या फिर वो कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस उनके पास हैं जहां कि वो निवेश करें और उनके पास एक फिक्स्ड इनकम जो है वो उन्हें मिलती रहे। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार धनंजय जी।
देखिए धनंजय जी ने बताया कि बहुत विस्तार से कि अलग अलग स्कीम्स है, अलग पर्पज है उनका। पर जो अभी आपने सवाल पूछा कि म्यूचुअल फंड्स में क्या ऑप्शन हो सकते हैं जी। जहां पर फिक्स इनकम मिले, तो बता दूं कि म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां पर आपको फिक्स रिटर्न मिलेंगे। ये हम फिक्स इनकम जो कहते हैं डेट फंड्स को, इसलिए कहा जाता है कि जिन इंस्ट्रूमेंट्स में, जिन पेपर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं उस पर फिक्स कूपन मिलता है, यानी फिक्स उस पर एक इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम बॉन्ड की भाषा में कूपन कहते हैं। हम्म। तो ये मतलब नहीं है कि आपने किसी भी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में किया तो उससे आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा। इसका ओके। इसका मतलब सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर आपने मान लीजिए एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट किया, या हम्म। आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि जीसेक फंड में इन्वेस्ट किया, फंड में इन्वेस्ट किया, तो उसका पैसा जो है वो यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है, या हम्म। फंड हाउस उस पैसे को कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा रहा है, तो उस फंड हाउस को उस पर फिक्स रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहां पर क्योंकि बहुत सारे दूसरे कारण होते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड का प्राइस चेंज होता रहता है, बॉन्ड यील्ड चेंज होती रहती है, तो जो डेट फंड के निवेशक हैं वो बिल्कुल भी मान कर ना चले कि उनको किसी भी स्थिति में एक फिक्स रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अब ये सर बात जरूर पंकज है। जी, सरकार तो कहती है कि आप जी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, हम आपको ठीक ठाक रिटर्न देंगे। सर जी सेट में इन्वेस्ट करना और जी सेट फंड में यानी गिल्ट फंड में निवेश करना दो ओके। अलग अलग बातें हैं। ओके। जब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेपर आपके पास है और उस पर जो फिक्स उन्होंने बोला हुआ है कूपन मिलेगा, जब तक आप होल्ड करेंगे वो मिलता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हम्म। तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी को वो जो पेपर उनके पास है बीच में बेचना पड़े, या उनके पास नया निवेश आए तो उनको नया निवेश के लिए और जीसेक खरीदना पड़े। तो हम्म। क्योंकि उनको बीच बीच में पेपर्स को खरीदना पड़ता है, बाय करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, हम्म। जिसकी वजह से यील्ड चेंज होती रहती है, और ओके। आपका जो डेट ओरिएंटेड फंड है उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेंगे उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। हम्म। तो इसके लिए अगर आप देखें जैसे अभी रेट कट हुआ उसके बाद आप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड देखें या आप जीसेट फंड देखें, हम्म। सबने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। हम्म। जबकि जहां पर वो जीसेट में इन्वेस्ट किया गया है हम्म। उस पर तो फिक्स कूपन रहा होगा या रहेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके यहाँ बहुत सारी बातें कि मार्केट क्या होता है, फील्ड कैसे चेंज होती है, उन बातों को समझना होता है। तो बिल्कुल भी ये बात में ना रखें कि हम्म। कोई भी ऐसा फंड है जो आपको हर समय एक फिक्स रेट से रिटर्न दे सकता है। अब दूसरी बात यह है जो आपका सवाल था जी। कि यंग इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दो चीजें हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इक्विटी फंड से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं डेट फंड में निवेश करूंगा और यहां पर मुझे लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत अच्छे मिल पाएंगे। हम्म। तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली इक्विटी के बारे में सोचना चाहिए। बट जब बात होती है शॉर्ट टर्म की, तो हम्म। शॉर्ट टर्म में यदि आपका लक्ष्य 1 साल 2 साल का है या उससे भी कम समय का है, हम्म। तो ऐसे में क्योंकि शेयर मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, हम्म। तो ऑब्वियसली आप ऐसे फंड में तो नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, आप जी। डेट फंड्स में निवेश करेंगे। तो हम्म। डेट फंड्स में शॉर्ट टर्म में यदि आपको मान लीजिए 3 महीना 2 महीने निवेश करना है तो लिक्विड फंड की चॉइस है। आपको यदि 6 महीने से साल भर के निवेश करना है तो यहाँ पर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो होते हैं वो आपके पास चॉइस है। एक हम्म। साल के आसपास मनी मार्केट की चॉइस है। 1 साल से आप थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इस तरह की 16 कैटेगरीज हैं डेट फंड में जहां ओके। पर निवेश किया जा सकता है। और हम्म। इसके जो रिटर्न्स है, क्या होता है जब इंटरेस्ट रेट कट होने वाला होता है हम्म। उस वक्त पर क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है बॉन्ड्स की, जिसकी वजह से उसका प्राइस ऊपर जाता है। तो हम्म। यदि आप पिछले 1 साल में देखें रेट कट से पहले, तो बहुत सारे ऐसे बॉन्ड फंड्स थे, बहुत सारे डेट फंड्स थे जिन्होंने 12% तक का भी रिटर्न 1 साल में दिया है। बिल्कुल। पर अब बिल्कुल। रेट कट हो चुके हैं हम्म। और यहां से उम्मीद ये की जा सकती है कि हम्म। आपको डेट से कुछ 6-7% के आसपास तक का रिटर्न एक मिलता मिल है। सकता है, बट गारंटीड बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल हम्म। फंड्स किसी भी कैटेगरी में हो, हम्म। ऑल आर सब्जेक्ट टू मार्केट। ठीक है, लेकिन धनंजय जी, जो लोग, ये तो हम आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें निवेश किए होंगे या फिर बहुत से लोग आने वाले दिनों में निवेश करेंगे। ऐसे में अगर मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूं, क्या कुछ जो लोग इसमें निवेश करते हैं इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में, क्या कुछ उनको बेनिफिट्स मिलते हैं? अभी जैसे आपने देखा कि अभी आरबीआई ने रेट कट किया था, और पंकज सर ने जो राइटली कहा कि रेट कट होने के बाद भी आपने देखा कि जो डेट फंड्स थे, जो लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड एंड ऑल, उसमें हल्का सा रिटर्न नेगेटिव हुआ है। क्योंकि लास्ट 1 साल में ऑलरेडी जो यील्ड है ना वो एक ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट कम हो चुकी थी।
तो जब मार्केट में कोई ऑलरेडी खबर होती है, और मार्केट हमेशा ना खबर को डिस्काउंट करके चलता है, तो अगर आज मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और मुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में इसी तरीके से मार्केट का रुख लेगा, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट ऑलरेडी वो पोर्टफोलियो में कवर किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि जब एक निवेशक निवेश करता है, तो मुझे लगता है कि उसे हर इन्वेस्टमेंट स्कीम का प्रोज और कॉन पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास जैसे फिक्स इनकम में एनएससी, आपने कहा एनएससी एक अच्छा ऑप्शन है, सुकन्या समृद्धि वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर एक निवेशक ये कहे कि यस मेरी ये जरूरत है और ये जोखिम मैं लेना चाहता हूँ और ये मेरा टाइम फ्रेम है, तो उसी हिसाब से एंटायर पोर्टफोलियो डिजाइन होता है। तो अब जैसे अब फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है। अब ये जब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की बात करते हैं, यहाँ पर जब निवेश होता है कॉर्पोरेट पेपर में होता है। अब हर कॉर्पोरेट्स की एक रेटिंग होती है, किसी को ट्रिपल ए रेटिंग है, किसी को डबल ए रेटिंग है। अब कॉर्पोरेट के परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके रिजल्ट के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से कभी कभी रेटिंग चेंज भी हो जाता है। तो कभी रेटिंग अपग्रेड होता है, कभी रेटिंग डाउनग्रेड होता है। तो जब अपग्रेड होता है उसके पेपर के प्राइस बढ़ जाते हैं, लेकिन डाउनग्रेड होता है तो प्राइस कम जाते हैं, और वो उसके एनएवी में रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी कोई निवेशक इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट है, मेरी हमेशा सजेशन रहेगा कि अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप उनसे जुड़िए जो आपको इस सब्जेक्ट में बेहतर समझा सकते हैं, आपका एसेस कर सकते हैं कि आपका प्रयास अनुभव क्या रहा है इस इन्वेस्टमेंट को लेके। अगर आपको ये समझ के परे है तो जो सरकारी ट्रेडिशनल स्कीम है उसी पे आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल। ताकि लेकिन मार्केट का जी, लेकिन धनंजय जी कुछ लोग मैं रिएक्शंस पढ़ रहा था नेट पे, कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए टैक्स बेनिफिट इसमें मिल जाता है और इसलिए हम इसमें निवेश करने के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। यस सर, टैक्स बेनिफिट अगर हम बात कर रहे हैं एटीसी स्पेसिफिक की, तो जो ईएलएसएस फंड होते हैं इन इक्विटी, वो भी इक्विटी लिंक होता है, उसमें वो पैसा जो है 80%, क्योंकि ईएलएसएस का आसपास सेबी गाइडलाइंस नियम कहता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो पैसा है 80% में मार्केट में निवेश रहे। तो अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने मार्केट लिंक लिया है तो इक्विटी का एक्सपोजर होगा। लेकिन बहुत सारे जैसे एनएससी हो गया, बिल्कुल। वहां पर आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। पीपीएफ जो हो गया उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, जहां पर कि आपको एक डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। बट वो जो पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट रहते हैं सर, वो स्पेसिफिकली एक टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड होते हैं, बिल्कुल। और वो हर एक टाइम फ्रेम के बाद वो रीसेट हो जाते हैं। तो आज जो आपने इंटरेस्ट रेट कैप्चर किया है सर, आपको पता होगा कि आज से 15-20 साल पहले लोगों को 12% भी मिलता था व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ। आज वो सिनारियो नहीं है। तो जैसे इकोनॉमी बदलती है, इंटरेस्ट कर्व चेंज होते चेंज हैं, होते रहते हैं। जो रिस्क रिलेटेड टू द इकोनॉमी कम होता है, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ड्रॉ डाउन होता है। लेकिन धनंजय जी आपकी बातों से मैं देख रहा हूं कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आप निवेश करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इस पे बात करेंगे और आगे भी चर्चा करेंगे कि इसके क्या कुछ कॉन्स प्रोज की बात हम कर रहे हैं, कॉन्स की बात करेंगे और किस तरह के निवेशक कैसे इसमें निवेश करते हैं, इन तमाम विषयों पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम मनी मंत्र में बात कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम से आप कैसे ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। धनंजय बंटिया जी हैं जो कि फाइनेंशियल प्लानर हैं, और हमारे साथ पंकज मटपाल जी हैं जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। धनंजय जी आपसे तो हम बात कर रहे थे, लेकिन पंकज जी मेरा सवाल आपसे है कि अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, क्रेडिट जोखिम, जैसा कि मैं पढ़ भी रहा था कि इसमें क्रेडिट जोखिम की संभावना जो है उसकी वो रहती है। दूसरी बात की जो लिक्विडिटी है उसकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ जाती है कि अगर जो निवेशक है वो अगर पैसा निकालने लगे तो फिर लिक्विडिटी की समस्या जो है वो आन पड़ती है। तो इसमें क्या कुछ कॉन्स हैं जिसको कि लेकर निवेशक को पहले से ही जानकारी होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए डेट फंड्स में जो पहला रिस्क आपने कहा वो क्रेडिट रिस्क है, यानी कि जिन पेपर्स में ऐसा निवेश किया जा रहा है, यदि वहां पर डिफॉल्ट होता है, यानी कि हम जैसे बात करें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में क्या होगा कि जो कंपनी है, जो फंड हाउस है, वो कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स में निवेश करेंगे। अगर वो जो कॉर्पोरेट है जहां पर निवेश किया गया है उनकी स्थिति खराब हो जाती है, उनकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है, तो शायद वो समय पर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे या जो पैसा है उसे ही वापस नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है क्रेडिट रिस्क। यहाँ पर जो धनंजय जी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि
क्रेडिट रेटिंग आपको देखनी चाहिए। पर मैं एक बात और बता दूं कि वैसे तो आप देखेंगे जो पोर्टफोलियो है उसमें ट्रिपल ए रेटेड, डबल ए रेटेड पेपर्स हो सकते हैं, पर हमने देखा है पास में, उदाहरण के तौर पर IL&FS, जी। इतनी बड़ी कंपनी, सरकारी कंपनी, लेकिन जिसकी रेटिंग ट्रिपल ए रेटेड थी उस टाइम पर, वो भी डिफॉल्ट कर गई थी। तो कई बार ये भी एक जोखिम दिखना होता है। दूसरा जोखिम होता है तो कहने इंटरेस्ट का मतलब रेट कि रिस्क। हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री पहले से देख के रहने की जरूरत है कि आप पहले उसको देख लें क्या कुछ इसकी हिस्ट्री रही है, फिर आप निवेश करें। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट रिस्क, जब इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट रेट, चेंज जी। होता है उसका फर्क आपके बॉन्ड के प्राइस पर पड़ता है। तीसरा जो अभी आप कहते हैं लिक्विडिटी, तो कई बार ऐसी होती है, ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी जिन पेपर्स में निवेश किया हुआ है, जिन डेट पेपर्स में निवेश किया हुआ है, यदि वहां पर वो पेपर्स की रेटिंग घट जाती है तो उनके कोई बायर नहीं मिलेंगे। और उस वक्त पर यदि आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपना, और वो फंड हाउस अपने जो डेट पेपर से उन्हें नहीं बेच पा रहा है, तो शायद ये दिक्कत भी आ सकती है कि लिक्विडिटी ना हो, आपको पैसा ना निकल पाए। लेकिन इस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है, बड़े फंड हाउस के साथ निवेश करें। और दूसरी बात, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि आपके पास डेट में 16 कैटेगरी हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्रेडिट रिस्क फंड में जाना है। आप ओके। पहले G-Sec फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इस तरह के फंड्स में जाएं और उनका पोर्टफोलियो चेक करें। फैक्ट शीट में आपको देखने को मिलता है कि कंपनी ने किस तरह के डेट पेपर्स में निवेश किया हुआ है। बिल्कुल। तो जहां पर ज्यादा निवेश सॉवरेन, ट्रिपल ए रेटेड, डबल ए प्लस, इस तरह के पेपर देखने को मिले, बिल्कुल, उस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन धनंजय जी, कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो जब आप, हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की भी बात कर रहे हैं, हम फिक्स्ड इनकम की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? फिक्स्ड इनकम में और इक्विटी म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, जैसे कि डेफिनेशन है कि जब एक फिक्स इनकम में पैसा लगाया जाता है तो जो जोखिम होता है इन्वेस्टमेंट का टेक्निकली कम होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इक्विटी में जो है कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, कंपनी के जो नतीजे हैं, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, उसके हिसाब से उसके प्राइस मूवमेंट होते हैं, जिस तरीके से क्वार्टरली ऑन परफॉर्मेंस रहता है। अभी एक निवेशक हमेशा एक दुविधा में रहते हैं कि सर इक्विटी में डाला जाए कि फिक्स इनकम में डाला जाए। मुझे लगता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होगा कि अगर आपने अपना गोल डिफाइन कर दिया है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई निवेशक है जो कह रहे हैं कि मुझे पैसा 1-2 साल के अंदर चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिक्स इनकम उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जो मार्केट का उतार चढ़ाव होता है ना, उसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जहां पर लॉन्ग टर्म, जैसे पंकज सर ने राइटली कहा कि जहां नजरिया 5 से 10, 15, 20 साल का है, वहां पर इक्विटी एक एसेट क्लास है जो आपको बीट करेगा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि आज के डेट जब हमारे जितने निवेशक यहाँ देख रहे हैं, इनकी आज के डेट में प्रॉब्लम सिर्फ महंगाई नहीं है, महंगाई के साथ उनके लाइफस्टाइल खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके हेल्थ के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। टैक्सेशन में अगेन, जो एक अगर कोई आदमी साल में 12 महीने काम कर रहा है तो 2 महीने कहीं ना कहीं टैक्स में चला जाता है, क्योंकि उनको इनकम देना पड़ रहा है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के फॉर्म में है। तो अगर हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, तो सिर्फ महंगाई एक रीजन नहीं होता है, बाकी और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसको आप अकाउंट करते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो अगर आपका ब्याज आपको 6-7% मिल रहा है और आपके खर्चे 15% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप रेस में 5 से 7-8% नीचे आ जा रहे हैं। तो आपकी गोल्स, आपका ड्यूरेशन, आपका रिस्क एपिटाइट, आपकी प्लानिंग, ये सारी कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि फिक्स इनकम आपके लिए बेहतर है इस सिनारियो में, या फिर आप एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि पंकज जी, जो लोग मन बना लिए हैं जिनको कि नहीं हमें इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है, तो जो उनके लिए क्या कुछ चयन करने के जो तरीके हैं, क्राइटेरिया है, वो क्या कुछ होने चाहिए कि आप बेस्ट से बेस्ट इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करें? बिल्कुल। देखिए, यदि आप डेट फंड्स की बात कर रहे हैं, तो डेट फंड में पहली बात तो यह है कि आपका नजरिया किस तरह का है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डेट फंड्स को ऐसे ना समझिए कि एक कैटेगरी है, उसके अंदर में 16 अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। 16 तरह तो अलग हैं, हाइब्रिड अलग हैं, पर डेट में भी 16 तरह के फंड्स हैं। तो पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि आपका नजरिया कितना लंबा है। यदि आप 3 महीने तक निवेश करना चाह रहे हैं, मान लीजिए छोटी अवधि के लिए, तो लिक्विड फंड में निवेश करें। अगर आपको मान लीजिए 3 महीने से लेके 6 महीने तक करना है, तो ऐसे केस में आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में कर सकते हैं। उसके बाद यदि नजरिया आपका 1 साल के आसपास है, तो मनी मार्केट फंड में कर सकते हैं। यदि आप अगेन अपने पोर्टफोलियो में, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए डेट में निवेश नहीं कर सकते, बिल्कुल करें आप, लेकिन मान लीजिए कि आपको 10 साल के निवेश करना है, तो ज्यादा निवेश तो इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपकी ब्याज मिलेगी। लेकिन थोड़ा पोर्शन यदि आप एक एसेट एलोकेशन के हिसाब से रखना चाहते हैं डेट में, तो वहां पर आप गिल्ड फंड या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड को
कंसिडर कर सकते हैं। ये ना सोचे कि वहां वेल्थ क्रिएट होगी, पर उससे आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी। पंकज जी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो आपकी तस्वीर है वो नहीं दिखा पा रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस बीच में, लेकिन हम रुक करेंगे अब धनंजय जी का। धनंजय जी, जैसा कि पंकज जी बता रहे थे कि वो कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप उनकी बातों को आगे बढ़ा सकें। करेक्ट। तो जैसे आपने कहा कि जब भी हम कोई एएमसी सिलेक्ट करते हैं या फंड हाउस सिलेक्ट करते हैं, पहला तो है कि उनका जो स्कीम का लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस, 7 साल का, 10 साल का परफॉर्मेंस, तो आपको क्लियर हो जाता है कि स्कीम ने पिछले 5-10 साल का रिकॉर्ड क्या मेंटेन किया। दूसरा हो गया उसके बेंचमार्क, जो अगर फॉर एग्जांपल हर स्कीम के एक बेंचमार्क होती है, बेंचमार्क के हिसाब से स्कीम ने आउट परफॉर्म किया है कि अंडर परफॉर्म किया है, वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड है उसका एक्सपेंस रेशियो, कि स्कीम में एक्सपेंस रेशियो कितना चार्ज हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जो है वो खर्चे हैं स्कीम के, अगर एक्सपेंस रेशियो जहाँ ज्यादा है तो इन्वेस्टर को ज्यादा खर्चे देना पड़ता है अपने फंड हाउस को मैनेज करने के लिए, तो एक क्राइटेरिया है। फंड मैनेजर कौन है और वो कितने साल से उस स्कीम से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई फंड मैनेजर हैं जो पिछले 15-20 साल से स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा दिखेगी, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने मार्केट के साइकिल को देखा है, मार्केट के उतार चढ़ाव को देखा है, अलग अलग सेगमेंट को देखा है, तो वहां पर उनकी एक्सपर्टाइज ज्यादा बेहतर बिल्डअप होती है। तो फंड हाउस के परफॉर्मेंस, बेंचमार्क के हिसाब से उनके रिटर्न्स, और अगर आप डेट फंड में डाल रहे हैं, जैसे हम फीस इनकम की बात की, तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। और मैं चाहता हूं कि जितने निवेशक हैं, इस पे हम 30 सेकंड की चर्चा करेंगे। ये जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है ना, ये आपको ये बताता है कि जो इंटरेस्ट बदलते हैं, ये इंटरेस्ट रेट जब बदलाव होता है ना, तब आपका फंड कितना इंपैक्ट होता है। तो अगर कोई फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 है, अगर ब्याज 1% बढ़ता है तो उसका फंड का रिटर्न 1% कम हो जाता है, और अगर ब्याज अगर 1% गिरता है तो उसका एक फंड का रिटर्न 1% बढ़ जाता है। तो एक मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा जब भी आप एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं धनंजय जी, किस तरह से जब आप निवेश करें तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तभी आप इस तरह की चीजों में निवेश करें। फिलहाल समय इतना ही है, तो धनंजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।